हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा। फ्रेंड, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए फ्रेंड, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन है हमारा ए जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव, डी जल की मात्रा। तो इसमें हमारा सही आंसर है फ्रेंड, सही ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उसको हम बताते हैं। सी वाला हमारा सही ऑप्शन है, जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, जो घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित कौन सी ऊर्जा है। ऑप्शन दिया है हमारा, ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी ऊष्मा ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बताते हैं फ्रेंड, घड़ी ही बना लेते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी घड़ी नहीं बनाने आती है, फिर भी बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है। सपोज दैट ये स्प्रिंग है और ये चाबी लगा हुआ है। फ्रेंड, जब हम इस चाबी को घुमाते हैं, तो घड़ी में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। या जब हम चाबी को घुमाते हैं तो स्प्रिंग में तनाव बल के कारण, ये जो स्प्रिंग है इसमें तनाव बल के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारी घड़ी चलती है। इस प्रक्रिया को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है, आइए बताते हैं। जब हम किसी तार को खींचते हैं तो हमें तार के परमाणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही तार खींचे हुए तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा रहा फ्रेंड। तो इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। तो हमारा इसमें सही आंसर है फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। स्थिति ऊर्जा ही भंडारित होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे प्रत्यास्थ तो दिया नहीं है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा ही है मेन उसका। तो आपको 1 मिनट के लिए बता देते हैं फ्रेंड, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आइए बताते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति और आकार के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, तो आप इन सारे प्रकार को पढ़ लीजिएगा। बाकी हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है इक्वल टू mgh। और आइए अब बताते हैं वो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में बता देते हैं जल्दी से। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसके गति के कारण से होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है, काइनेटिक ऊर्जा कहलाती है। काइनेटिक ऊर्जा के इक्वल टू हाफ mv²। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जो आगे आने वाले हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इससे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला भी हमने बता दिया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो देखिए एसएससी 2007 में पूछा जा चुका है। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी गतिमान पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए
तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन दिया है हमारा, ए 8 गुना बढ़ जाएगी, बी 4 गुना बढ़ जाएगी, सी 2 गुना बढ़ जाएगी, डी समान रहेगी। 1 मिनट के लिए आप लोग भी सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी गतिमान पिंड का संवेग, पहले हम लिख लेते हैं संवेग P इक्वल टू mv और v इक्वल टू P/m, इक्वेशन 1। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर हमने बता चुका है, हाफ mv²। अब v की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रखने पर हाफ m P/m कह सकते हैं। इसको हमने पहले भी ये सॉल्व किया है, जिससे आप लोग को पता ही होगा थोड़ा बहुत। और कह सकते हैं P²/2m। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, संवेग अगर दुगुना कर दिया जाए, मतलब P बराबर अगर हम 2 कर दें तो क्या होगा? K इक्वल टू हमारा आ गया था P²/2m। इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, K प्रोपोर्शनल टू P²। तो अगर हमारा संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा K कितना बढ़ जाएगा? अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, K प्रोपोर्शनल टू 4 आएगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर सही है बी वाला। अगर संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है, हमने प्रूफ भी कर दिया। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ऑप्शन दिया है हमारा -40, बी 212, सी 40, डी 100। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसके पहले एक बात बता देते हैं फ्रेंड, जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वह एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। एक बार फिर हम बताते हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। और आइए डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है आपको बताते हैं। C/5 इक्वल टू F - 32/9। फॉर कन्फर्मेशन के लिए F इक्वल टू -40 पुट करने पर C इक्वल टू -40 - 32/9 5 इज इक्वल टू -72/9। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -40। तो -40, तो देखिए हमारा सॉल्व करने के बाद आ भी गया -40 तापमान पर, -40 तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो कह सकते हैं, हम पहले भी बताए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। अब आइए चलते हैं फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हमारा ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कॉपरनिकस, डी आइंस्टाइन। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई हैं जिससे ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। अगर नहीं है तो आइए मैं बताती हूँ। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन जी ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r², वेयर F इक्वल टू फोर्स होता है, फोर्स m1 इक्वल टू पहले पिंड का द्रव्यमान m2 जो होता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है, r जो होती है उसकी दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है, और g जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अब आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से आप लोग को सेटिस्फाई करूँ, बट अगर कहीं पे भी कोई कमी दिखे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। उससे मुझे ये नहीं लगेगा कि मतलब आप मेरी कमी निकाल रहे हैं, बाकी मुझे ये लगेगा कि मैं अपनी इस कमियों को दूर करूँ, मैं दूर करने का प्रयास करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताया करिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती, अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पे पूछा हुआ है, मतलब मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होती, मतलब कितनी होती? ऑप्शन दिया है हमारा 64.5, बी 129, सी 182.5, डी 730। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने दिनों की संख्या होती अगर उसकी वर्तमान दूरी आधी होती। तो पहले तो होता है पृथ्वी का सूर्य के परितः परिक्रमण काल। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ये फॉर्मूला, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। T प्रोपोर्शनल टू, यही होता है फॉर्मूला परिक्रमण काल का, जो कि नया परिक्रमण काल हमारा क्या होगा, मान लेते हैं T' इक्वल टू R' अपॉन R⁴/2। T और कह रहा है वर्तमान दूरी की आधी होती, मतलब जो अभी जो दूरी है उसकी आधी होती। तो इसको कर देते हैं R/2 अपॉन R⁴/2। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू T टू R⁴/2। अतः एक वर्ष में दिनों की संख्या क्या होगी? संख्या इज इक्वल टू
इसमें उसकी वैल्यू पुट करते हैं। एक 365 डे अपान, अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यही आ जाएगा आंसर। अब हमारा ऑप्शन में दिया भी हुआ है 129, मतलब यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वर्तमान दूरी की आधी होती तो हमारा एक वर्ष में जो दिन की संख्या होती वो 129 दिन ही होते। अब आइए फ्रेंड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। वह ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण g/9 हो जाता है, जहां g इक्वल टू पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी की त्रिज्या r के पदों में क्या होगी? ऑप्शन दिया है हमारा फ्रेंड, ए वाला 2r, बी r/√2, सी r/2, डी √2 इंटू आर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो AIEEE 2009 में पूछा जा चुका है। आप लोग सारे क्वेश्चन को जितना मैंने बताया है बस ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अरे नहीं, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल ही है तो बताते हैं फ्रेंड। 1 मिनट के लिए आपको एक बता देते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान बदलता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान RE का होल स्क्वायर। और एक बात और बता देते हैं, जब पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान बदलता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी जी का मान बदलता है, और पृथ्वी तल से नीचे आने पर भी जी का मान बदलता है। तो पृथ्वी तल से ये ऊपर जाने का हो गया और ये नीचे जाने का। आपको फार्मूला बता रहे हैं, आप फार्मूला याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो हमें ज़रूरत है वही हम बता रहे हैं, फार्मूला बता देते हैं, कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी या फिर माइंड में रहेगा तो कभी ख्याल आने मिल भी सकता है अच्छा रिस्पॉन्स। जी अपान 1 माइनस एच अपान RE। सॉरी फ्रेंड, ये अपान नहीं होता है, ये जी 1 माइनस एच अपान RE होता है। कभी कभी मेरे भी माइंड से बातें जो है स्लिप कर जाती हैं, तो अगर गलती से मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो आइए बताते हैं, क्वेश्चन है हमारा, वह ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण g/9 हो जाता है, मतलब ऊपर जाने का फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे हमारा। तो ऊपर जाने का ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। फार्मूला हमारा जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान RE का होल स्क्वायर। तो गिवन दैट दिया है हमारा जी डैश इक्वल टू जी अपान 9, जी अपान 9 इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान RE का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा फ्रेंड 9 इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपान RE का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √9 इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपान RE का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1, सॉरी फ्रेंड, ये होल स्क्वायर नहीं होगा, मैंने तो इधर ले लिया है ना इसको, ये रूट हो गया है, इधर होल स्क्वायर नहीं रहेगा। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच अपान RE, और कह सकते हैं 2 इज इक्वल टू एच अपान RE और एच इक्वल टू 2। वह ऊंचाई जिस पर
गुरुत्वीय त्वरण G/9 हो जाता है, जहाँ G पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी की त्रिज्या r के पदों में 2r हो जाएगी। मतलब सही ऑप्शन है हमारा ए वाला। सही है फ्रेंड हमारा ऑप्शन ए वाला, H = 2re। फ्रेंड अगर इतने सारे क्वेश्चन बताने में मैंने कहीं गलती की है तो उसके लिए सॉरी। मतलब वैसे तो मैंने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर माइंड अगर कुछ स्लिप हो गया, गलती हो गई, तो उसके लिए सॉरी। बट बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद फ्रेंड, मेरी वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।